अपना घर लेना हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन इंडिया में ये सपना सपना ही रह जाता है। आपने 20 साल तक मेहनत से खुद का एक घर लेने के लिए पैसे जोड़े और एक दिन पता चलता है बिल्डर आपका पैसा लेकर भाग गया। मुंबई के एक प्रोजेक्ट में 200 करोड़ कलेक्ट किए गए। 300 फैमिली ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाई, लेकिन 5 साल बाद न घर मिला, न पैसा, न बिल्डर। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, लखनऊ में भी हमारी ऐसी कई कहानियां हैं। ऐसे हजारों मिडिल क्लास लोग हर रोज अपने सपने टूटते हुए देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के सिस्टमैटिक स्कैम की, जिसमें हर मिडिल क्लास इंसान को फंसाया जा रहा है और हर ईमानदार आदमी को सजा दी जा रही है। अगर आप भी घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए सच आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आई ओपनिंग सेशन होने वाला है। बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मार्च। बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीख कर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। इंडिया में आज के समय में घर खरीदना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप जितना कमा रहे हो, घर की कीमत उससे 2 गुना तेजी से बढ़ रही है। और 2018 से 2023 के बीच मीडियम हाउस होल्ड इनकम सिर्फ 5.5% ईयरली बढ़ी है, जबकि हाउसिंग प्राइस 9.5% ईयरली बढ़ी। अब ध्यान से फोकस करना, कमाई कितनी बढ़ी और हाउसिंग कितना बढ़ा। इसका मतलब है कि सिर्फ 5 साल में मिडिल क्लास की हाउसिंग जो अफोर्डेबिलिटी है, लगभग 25% गिर गई। अगर आप 2018 में 60 लाख का घर अफोर्ड कर रहे थे, तो आज वही घर 95 लाख का हो चुका है, लेकिन आपकी इनकम 10 लाख से कितनी हुई? सिर्फ 13 लाख हुई। बिग शॉकिंग फैक्ट, सोचने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो इंडिया के टियर 1 सिटी दुनिया के सबसे अनअफोर्डेबल सिटी में आते हैं। मुंबई का हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो 14 है, दिल्ली एनसीआर का 11, बेंगलुरु का 8। इसको कंपेयर करें तो न्यूयॉर्क का पता है कितना? 5.8, टोक्यो का 4.9, बर्लिन का 7.5। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो 5 से ऊपर जाए तो उस सिटी में हाउसिंग अनअफोर्डेबल मानी जाती है। तो आपको ये मतलब भी समझ में आ गया होगा। इंडिया के मेजर सिटी में ये रेशियो 2-3 गुना ज्यादा है, यानी अनअफोर्डेबल। अब बात करते हैं लोन की, यानी ईएमआई के जंजीर की। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि ईएमआई आपकी इनकम का 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया के टियर 1 सिटी में लगभग 60% इनकम ईएमआई में जा रही है। और ऊपर से महंगाई जोड़ लीजिए। इंडिया में एवरेज फूड इन्फ्लेशन 7.8% है। स्कूल फी, हेल्थ केयर 10 से 12% तक बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 2019 से बदला नहीं गया है। इसलिए लोगों को मजबूरी में 30 साल वाला बैंक लोन लेना पड़ता है, जिसमें आप प्रिंसिपल से 2 गुना इंटरेस्ट पे ज्यादा करते हो, 2 गुना ज्यादा। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो आप कर्ज के जाल में फंस गए। डेट ट्रैप फिक्स है। और इस डेट क्राइसिस का एक सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी। आज रियल एस्टेट इंडिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग टूल बन चुका है। इंडिया में अगर एक प्लॉट की कीमत मार्केट रेट के हिसाब से 1 करोड़ है तो उसका गवर्नमेंट सर्कल रेट बिलो 50 लाख होगा। और जो भी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगती है वो रजिस्ट्री वैल्यू पर लगती है, ना कि मार्केट रेट पर। अब किसी के पास अगर ब्लैक मनी है तो वो आदमी आराम से 50 लाख कैश देगा और 50 लाख व्हाइट मनी देगा और उस 1 करोड़ के प्लॉट को खरीद लेगा। उस आदमी का ब्लैक मनी भी कंज्यूम हो गया और टैक्सेस भी बच गए। कहाँ उसको 1 करोड़ पर 7 से 8 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन रजिस्ट्री वैल्यू 50 लाख से कम होने के कारण स्टाम्प ड्यूटी कितनी हुई? सिर्फ 3.5 लाख। आप रिलेट कर पा रहे होंगे स्टोरी को, राइट? मतलब प्लॉट बायर का एक तो ब्लैक मनी यूज हो गया, दूसरा स्टाम्प ड्यूटी भी बच गई। दूसरी तरफ प्लॉट सेलर का
कैपिटल गेन टैक्स भी कम लगेगा, लेकिन जब एक ईमानदार आदमी अपनी मेहनत की कमाई से वही प्लॉट खरीदने जाएगा तो उससे स्टाम्प ड्यूटी पर पूरे 1 करोड़ पर देना पड़ेगा। मतलब अमीर इंसान कम स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा है और मिडिल क्लास ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा है। यानी रियल एस्टेट का पूरा सिस्टम एक ईमानदारी को सजा देता है। बात करें अगर 9.5% रियल एस्टेट इन्फ्लेशन की, तो इसमें भी करप्ट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा हाथ है। एक मेहनत करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी 5 से 6% हर साल बढ़ती है, लेकिन करप्ट लोगों की ब्लैक मनी बढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और इस वजह से ये करप्ट लोग किसी सिटी में रियल एस्टेट के प्राइस को इन्फ्लेट कराते हैं। इसको एग्जाम्पल समझें तो सपोज करो लखनऊ के एक एरिया साउथ सिटी में ज़मीन का मार्केट रेट 7,000 रुपये स्क्वायर फीट का है, 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान उस एरिया में ज़मीन को बिना बार्गेन किए 7,200 रुपीज़ स्क्वायर फीट में ले लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ब्लैक मनी पड़ी है। अब उस एरिया के सारे प्रॉपर्टी डीलर हर आदमी को कम से कम 7,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर ज़मीन बेचने लग जाते हैं, क्योंकि एक करप्ट आदमी उस एरिया का रेट खराब करके चला गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रियल एस्टेट आज एक मिडिल क्लास की रीच से, पहुंच से क्या हो रहा है, दूर होता जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये इंडेक्स डिसाइड करता है कि एक प्लॉट पे कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। डेवलप्ड सिटी जैसे मान लो सिंगापुर में FSI 25 है, टोक्यो में FSI 20 है, न्यूयॉर्क में FSI 15 है। ये सब सिटी में FSI इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में अभी भी 4 से 5 का FSI चलता है। इसका मतलब हुआ मुंबई के 1 एकड़ प्लॉट में सिर्फ 5 फ्लोर अलाउड है, जबकि वहीं सेम प्लॉट टोक्यो में क्या होगा, 20 फ्लोर बनेगा, सिंगापुर में 25 फ्लोर बनेगा। अगर इंडिया की टियर 1 सिटी का FSI भी ज़्यादा होता तो फ्लैट की सप्लाई भी ज़्यादा होती, जिससे ऑटोमेटिकली डिमांड कंट्रोल में रहती और रियल एस्टेट बिल्डर के मार्जिन कम होते और इंडिया के टियर 1 सिटी में फ्लैट भी आज से ज़्यादा अफोर्डेबल होते। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सरकार इंडिया का FSI बिग क्यों नहीं कर देती है। किसी देश का FSI उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। आज अगर मुंबई का FSI 5 से बढ़ाकर 20 कर दिया जाए तो दिन भर रोड पर ट्रैफिक जाम लगेगा, सीवेज हमेशा ब्लॉक रहेगा, जैसी कई सारी समस्याएं। लेकिन आज मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि रोड, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी आज 5 से ज़्यादा FSI का लोड नहीं ले सकती है। दूसरी तरफ बहुत सारे बिल्डर और पॉलिटिशियन भी FSI बढ़ाने के लिए अपोज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में लो सप्लाई और हाई प्रॉफिट मार्जिन बना रहे, क्योंकि उनका सारा ब्लैक मनी कहाँ जाता है, इसी सेक्टर में घूमता रहता है। ये सारी प्रॉब्लम से निपट के अगर एक मिडिल क्लास आदमी लोन लेकर घर ले भी लेता है, इंडिया में रेंटल यील्ड इतना कम है कि मिडिल क्लास रेंट पर टेनेंट को रखकर अपनी EMI कॉस्ट को कम भी नहीं कर सकता है। इंडिया में रेंटल यील्ड सिर्फ 1.5 से 2% है, और इतना कम रेंटल यील्ड का कारण भी हमारा करप्ट और इन्फ्लेटेड रियल एस्टेट है। ऐसा नहीं है कि सरकार रियल एस्टेट को इफिशिएंट बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने बहुत सारे कदम रियल एस्टेट को अच्छा करने के लिए उठाए हैं, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में करप्शन की गहराई इतनी अंदर तक पहुंच गई है कि सरकार की कोई पॉलिसी वहां काम नहीं करती। सरकार ने 2016 में रेरा एक्ट लेकर आई थी, हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया जा सके। रेरा के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का 70% पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में ही यूज होगा, जिसको कहीं और डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्डर को टाइम पे पोजीशन देना पड़ेगा, वरना फाइन या रिफंड देना होगा। और लास्ट में हर प्रोजेक्ट के डिटेल बिल्डर को पब्लिकली अवेलेबल कराना मैंडेटरी है। लेकिन आज की डेट में बिल्डर रेरा एक्ट के स्ट्रिक्ट क्लॉज को बाईपास करने के लिए एक बिग प्रोजेक्ट को छोटे छोटे फेज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हर फेज 500 स्क्वायर पर मीटर से कम दिखाया जाता है, ताकि रेरा रजिस्ट्रेशन से बच सके और खुल के करप्शन का मजा ले सके। ये काम बिना पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट की जेब भरे पॉसिबल है क्या? आप कमेंट में बता दीजिए कि नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही सरकार बेनामी एक्ट लेकर आई 2016 में, ताकि ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग फेक नेम से प्रॉपर्टी ना ले सके। लेकिन आज वही लोग फेक नेम से प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे, बट अब लोग ट्रस्ट या डमी LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जहां ऑनरशिप का एक्चुअल कंट्रोल उन्हीं के पास होता है। डमी LLP का मतलब है एक ऐसी LLP जो असली बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि किसी और काम जैसे कि टैक्स प्लानिंग, बेनामी ओनरशिप या पैसा घुमाने के लिए बनाई गई हो। ये LLP सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है, जिसका रियल काम प्रॉपर्टी होल्ड करना या मनी रूट करना होता है। आज बिल्डर अपना GST बचाने के लिए
किसी प्रॉपर्टी डील में लैंड कॉस्ट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं, क्योंकि लैंड पे जीएसटी नहीं लगता है। इससे क्या होता है कि बिल्डर का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, जिस पे जीएसटी लगता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम दिखा के बिल्डर अपना बहुत सारा जीएसटी बचा लेते हैं, राइट है ना। सरकार मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई ताकि घर सस्ता मिल सके, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं जहां बिल्डर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर चीप गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए, लेकिन बाद में हाई एंड स्पेस बिल्डिंग करके हाई प्राइस पर फ्लैट को बेचा गया है। अब आप बता लो, जीएसटी आने के बाद सेल कंपनी का काम कम हो गया, लेकिन आज सेल कंपनी की जगह एनबीएफसी या फॉरेन सब्सिडरीज ने ले ली, जिससे ब्लैक मनी रीरूट होके वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाता है, राइट। और चूंकि मैं रियल एस्टेट में एक बिग इन्वेस्टर हूँ एक्टिवली, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाँ रेगुलेशन आता है वहाँ रेगुलेटरी आर्बिट्रेज भी निकलता है। इंडिया में अभी भी ग्राउंड लेवल जो गवर्नेंस वीक है, जिसका फ़ायदा उठाने को लोग हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी निकाल लेते हैं। और रियल एस्टेट में करप्शन आज एक नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है दोस्तों, याद रखना। लोगों को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, राइट, जिससे वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी लाइफ में परमानेंट टेंशन आके बन जाता है, और जिससे हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है, और एक्सट्रीम केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब घर का सपना एक ट्रैप बन जाए तो उस सपने को बेचने वाले जिम्मेदार होते हैं, राइट। और ये सिर्फ बिल्डर नहीं, ये रियल एस्टेट का पूरा करप्ट सिस्टम है, जिसमें ब्लैक मनी, लो एफएसआई, फेक एलएलपी और करप्ट अप्रूवल मिलके एक ईमानदार मिडिल क्लास को हर तरफ से घेर कर लूट लेता है। तो अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए हर घर, हर सोशल मीडिया पर, जिससे कि वो समझ सकेंगे रियल एस्टेट में किस तरह की सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।